नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं राजस्थान के भरतपुर के सराफा बाजार की घटना की। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस बाजार में एक 3 मंजिला इमारत से अचानक से कई ईंटें नीचे गिर गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, हादसे में वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा बाल बाल बच गया। जबकि एक बाइक सवार जो है बाल बाल यहां पर बचा है, जो इन दोनों के पीछे ही चल रहा था। यहां नगर निगम की मंजूरी के बिना ही काम चल रहा था। सारी घटना वहां जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें कैद हो गई। ये व्यक्ति जो गिरा हुआ दिख रहा है वो गंभीर रूप से घायल है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। तृणमूल के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के संस्थापक नेताओं में से एक रहे हैं। वो नंदीग्राम से विधायक हैं और अब बीजेपी का मंच उनके लिए सजाया जा रहा है। वो मिदनापुर में 19 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी हफ्ते फिर से बंगाल जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वो जब अपने दौरे पर होंगे अमित शाह, उसी दौरान शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु के साथ कई और टीएमसी के नेताओं के भी जाने की खबरें और कयास लग रहे हैं। ताशेर घरेर मतन तृणमूल टुकड़ो टुकड़ो हो जाए स्वाभाविकभावेई जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज। तो शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से किनारा कर लिया, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वो सांसद सुनील मंडल के घर पहुंचे। वो सुनील मंडल की मां के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि सुनील मंडल के भी पार्टी से बगावत करने की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। ऐसे में प्रमुख नेता अगर टीएमसी का साथ छोड़ते हैं तो ममता सरकार के लिए ये मुश्किल हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी की सियासत की बात कर लेते हैं, जहां बिहार में कामयाबी मिली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को। अब वो यूपी विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी और इसके लिए उन्होंने सुहेलदेव राजभर पार्टी से गठबंधन कर लिया है। अब वो शिवपाल यादव से भी बात करना चाहते हैं ओवैसी। चर्चा तो ये भी है कि उनका बीएसपी से भी गठबंधन होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। ओवैसी यूपी में साथी तलाश रहे हैं। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या एसबीएसपी से उनका तालमेल तय हुआ। हाँ, 2 दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। एसबीएसपी का 2017 चुनाव में बीजेपी से गठबंधन था और पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट में मंत्री भी थे। बीजेपी से झगड़े के बाद अब एआईएमआईएम से अलायंस हो गया। यकीनन मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स का तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, मगर जनवरी में और भी आम इसको आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफर में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। एसबीएसपी राजभर जाति की पार्टी मानी जाती है। यूपी में राजभर वोट करीब 4% है। पूर्वांचल के बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, जौनपुर और वाराणसी जिलों में इसका असर है। पूर्वांचल की 46 विधानसभा सीटों पे राजभर वोट 35,000 से 80,000 तक है। ओवैसी की नजर इनमें से उन सीटों पे होगी जहां मुस्लिम वोट की तादाद ज्यादा हो। वो कहते हैं कि वो यूपी का नाम बदलने नहीं, दिल जीतने आए हैं। जहां पर जिस वार्ड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी गए थे वो बीजेपी हार गई, वहां पर 3 वार्ड हार गई। जहां पर अमित शाह गए वो वार्ड हार गए। हैदराबाद में हमने जितने सीट पिछले बार हमारे थे पूरे आ गए। तो मैं यहां पर नाम बदलने नहीं आया हूं, मैं दिल जीतने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। ओवैसी ने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की भी काफी तारीफें की और बताया कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं।
लेकिन इससे ज्यादा उनके मायावती के साथ जाने की चर्चा है, लेकिन फिलहाल वो इससे इनकार करते हैं। एक बड़ी चर्चा चली सर, बीएसपी से आपके अलायंस की अभी अफवाह थी कि क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओवैसी 2017 का विधानसभा चुनाव भी यूपी में 38 सीटों पर लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए। हालांकि बिहार चुनाव के बाद उन्हें यूपी से भी उम्मीद है। कई लोग उन्हें सेक्युलर वोटों का वोट कटवा मानते हैं, लेकिन ओवैसी के इस पे अपने तर्क हैं। हम जो 20 सीट पे लड़े थे, 5 पे हम जीते और 9 पर गठबंधन जीता, 6 पर बीजेपी जीती, और जो हमको उन 6 वोट मिला वो अगर ऐड भी कर दिया जाए गठबंधन को तब भी बीजेपी ज्यादा जीती। बिहार चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओवैसी सिर्फ वोट कटवा नहीं है, वोट देने पे वो सीट भी निकालते हैं। छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, मायावती के साथ जाने की चर्चा है। केजरीवाल पहले ही यहाँ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इन सबको देखते हुए लगता है कि यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा में बाजरा के जो किसान हैं वो सरकार से, राज्य सरकार से बेहद नाराज है। बाजरा की खरीद न होने से परेशान हरियाणा के पंचकुला के रायपुर रानी के किसान अब प्रदर्शन के मूड में आ गए हैं। किसानों ने अपना बाजरा ट्रॉलियों में लोड किया और उनका कहना है कि वो पूरे गांव का बाजरा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उपायुक्त के घर के बाहर छोड़कर आएंगे। किसानों का कहना है कि वो 3 महीने से परेशान है। सरकार ने ही धान न लगाकर बाजरे की फसल लगाने को कहा था, लेकिन अब उसकी खरीद नहीं हो रही है। किसानों ने राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा है कि कोई भी नेता वहां आया तो उनका विरोध होगा। अब बिहार के किसानों की भी बात कर लेते हैं। भले ही बिहार की सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी पैक्स को बेचने की आशा में बैठे किसानों को किसी न किसी बहाने से लौटा दिया जा रहा है। बिहार में अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम दावों के बावजूद लक्ष्य के 50% से ज्यादा की सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। इस साल सरकार ने 45 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। पटना के विक्रम ब्लॉक के कुछ किसानों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जब फैक्स में जो रेट मिलता है वो अभी ठीक है, बाकी बिचौलिया चाहे कोई बनिया वो 1400, 1200, 1300 में लेके चला गया। यही दिक्कत है किसान का। हम लोग मार्केट से 14 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये बोरा खरीदते हैं, उसका सिलाई देते हैं, उसका पलदारी देते हैं, तो सरकार क्या देता है? हम लोग तो खुद अब नहीं दे रहे, तो हमको देता क्या? हमको ये समझ में नहीं आता है। पैक्सों में मनमानी ढंग से होता है, समझ ला। पैक्स लोग माने सही सलामत माने धान उठाव नहीं कर पाते हैं, इस चलते मैंने किसान के यहाँ मैंने बनिया के यहाँ बेचने पड़ता है। का दिक्कत है सर, इतना मेहनत से फसल उपजावी थी, सब पिलुओं की डिड्डा काट के गिरा दिला, कोई सरकार से मुआवजा न मिली था। हमने परेशानी तो हो रहा है, बहुत कम लागत मिल रहा है हम लोगों को। जितना उत्पादन खर्च हो रहा है उससे बहुत कम लागत पर बेचना पड़ रहा है। तो मार्केट में तो वही मार्केट में 16-17 इसे बोलेगा, 14-15 बोलता है सब, और सरकार तो कहता है कि 18.5 या 17.5 के खरीदेंगे। तो सरकार तो छोटा मोटा किसान भी नहीं ना पहुंच पाता है। हम लोग छोटे मोटे किसान हैं, जो हम लोग के पास ऑनलाइन सुविधा भी नहीं है, और ना हम लोग का उपज उतना होता है कि हम लोग फैक्स में दें। हम लोग जो मार्केट में जो बेचते हैं, जो 13, 14, 12 का रेट मिलता है उसी में बेच देते हैं। सरकार हम छोटे मोटे पर ध्यान नहीं दे रही है। जमीन के अंदर पानी का गिरता स्तर लगातार चिंता की बात है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ऐलान किया था कि जो किसान धान के अलावा अन्य फसल उगाएंगे उन्हें प्रति एकड़ 7,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन खरीफ का सीजन खत्म हो रहा है और अब कई किसान धान की फसल न उगाने के फैसले पर अफसोस जता रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। हमने ये अपील की है कि वो अपना धान का क्षेत्र पहले से आधा करें, ताकि हम पानी को अधिक से अधिक बचा सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस साल मई में ऐलान किया था कि जो किसान धान के अलावा अन्य फसल उगाएंगे उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी किसान धान की खेती न करके अन्य फसलें बोएगा तो उसको 7,000 रुपया वार्षिक ये अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक प्रोत्साहन की 25% राशि फसल बोए जाने के जांच के बाद दी जाएगी और बाकी की 75% राशि फसल कटने के दौरान दूसरे दौर की जांच के बाद दी जाएगी। हरियाणा के करीब 1,11,000 किसानों ने इस योजना को चुना और करीब 1.25 लाख एकड़ खेती की जमीन मेरा पानी मेरी विरासत नाम की वेबसाइट पर मक्का, बाजरा, कपास, दाल, सब्जियां उगाने के लिए रजिस्टर कर दी। कुरुक्षेत्र के एक किसान गुरनाम सिंह ने खेती के लिए जमीन किराए पर ली, इस उम्मीद में कि सरकार बाद में उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी। उन्होंने मक्का की फसल उगाने पर करीब 20,000 रुपए खर्च किए। फसल तैयार होकर उनके घर में ही सड़ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई खरीदार नहीं मिला। 2 बार लगाई, 10-10 हजार रुपये खर्चा है हमारा, और जहाँ भी हमारा खर्चा भी नहीं पूरा होता जी, इसमें इतना खर्चा है जी 2 बार लगाने में। मक्का पैदा करने की लागत 10,000 रुपए प्रति एकड़ आती है, लेकिन बाजार में किसान को अभी कीमत काफी कम मिल रही है, 5,000 रुपए प्रति एकड़ से भी कम। कुरुक्षेत्र के एक और भूमिहीन किसान अमरीक भी धान की जगह मक्का उगाने के फैसले पर पछता रहे हैं। सरकार धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। मक्की लगाई जी हमने पहली दफा बारिश में खत्म होगी, नष्ट होगी, दोबारा लगाई जी, वो भी थोड़ी बहुत हुई जी, और 7,000 रुपये देने को किया था जी मक्की का, कोई हमारे पास पैसा नहीं आया। मेरे घर तो जगह भी नहीं आती, मैंने सरपंच के यहाँ मक्की गिरी है और धूल मिट्टी में सड़ रही पड़ी, बर्बाद होगी। इस बारे में जब संबंधित कृषि अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस किसान को पैसे नहीं मिले उसने शायद वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन न करवाया हो। जिन किसानों ने मक्का लगाया था नहीं बिका, वो कारण ये था कि या तो उनका ऑनलाइन नहीं हुआ, जो भारत सरकार द्वारा कहा गया था कि उनका पोर्टल पे ऑनलाइन जरूरी है, या तो किसी किसान का कोई डाटा मैच नहीं हुआ जो ऑनलाइन नहीं हो सका। हालांकि सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार ने प्रोत्साहन राशि जारी भी किए हैं और हरियाणा में कई किसानों को प्रोत्साहन राशि मिली भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि अगर सरकार एमएसपी पे खरीद खुद ना करे तो कैसे किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और कैसे नई स्कीमें ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने पे कई चैलेंजेस होते हैं जिनको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। कुरुक्षेत्र से कमल सैनी के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।